मेरी नौकरानी कमला बेहद खूबसूरत और जवान थी। इतनी खूबसूरत औरत को घर में काम पर रखने में मुझे बेहद डर लगता, क्योंकि घर में मेरा एक जवान बेटा था जो घर में रहकर पढ़ाई करता था। नौकरानी के लिए मेरी सास ने जिद की थी, क्योंकि घर में काम ज्यादा था और मैं अकेली इतना काम नहीं कर पाती थी। फिर भी मैं नौकरानी रखने के पक्ष में नहीं थी। फरीदाबाद में मेरे पति की कपड़ों की दुकान थी। मेरे हस्बैंड दिनेश मेरे बड़े बेटे पंकज के साथ दुकान संभालते थे। दोनों बाप बेटे सुबह घर से निकलते तो रात को ही घर लौटते थे। घर में मेरी सास, मैं और मेरा छोटा बेटा अजीत ही रहते। मेरे बेटे अजीत के रूम में मैं खुद झाड़ू लगाती, क्योंकि एक जवान लड़की मेरे जवान बेटे के रूम में जाए यह मुझे ठीक नहीं लगता था। एक दिन सुबह जब मैं किचन में थी तो मेरी नौकरानी भी मेरे पास आई और सिंक में पड़े जूठे बर्तनों को धोने लगी। मैंने उससे कहा, कमला, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। कमला बोली, दीदी, मेरा मकान मालिक घर खाली करने को बोला है। मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी और इतना सस्ता मकान इस पूरे फरीदाबाद में दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहा, कमला, तुम परेशान मत हो और जब तक तुम्हें कहीं बेहतर रूम नहीं मिल जाता तुम यहीं आकर रह लो। मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूंगी। कमला को मैंने घर के बाहर वाले एक कमरे में रहने के लिए बोल तो दिया था, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे घर में मेरे दो जवान बेटे थे। 24 घंटे निगरानी भला कौन करेगा। जवान बच्चे हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो फिर मुझे लगा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ दिनों की तो बात है, कमला को नया रूम मिल जाएगा तो वह चली जाएगी। शाम को मेरे हस्बैंड दिनेश और मेरा बड़ा लड़का पंकज घर आए तो मैंने उन्हें कमला के यहाँ रहने की बात बता दी। मेरे हस्बैंड मेरे हर फैसले को मान लेते थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं सुमन, इंसान ही इंसान के काम आता है। बाहर वाले रूम में बहुत सारा बेकार सामान पड़ा है। कल कबाड़ी वाले को बुलाकर गैर जरूरी सामान को बेच देना और कमला को वो रूम दे देना। कमला घर में ही रहने लगी। काम करने की उसकी कोई टाइमिंग नहीं थी। कभी कभी वो पूरे पूरे दिन घर से गायब रहती और देर रात तक घर लौटती, और कभी कभी तो पूरी रात गायब रहने के बाद सुबह घर आती। पूछने पर उसने बताया कि वो कई होटलों में भी काम करने जाती है, जहाँ से उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। जल्द ही मुझे कमला के चाल ढाल पर शक होने लगा। वो मुझसे नजरें बचाकर मेरे पूरे घर में घूमती। ज्यादातर वो मेरे छोटे बेटे के रूम में किसी न किसी बहाने से जाने की कोशिश करती। पूछने पर कहती कि आपने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं आपके घर को पराया नहीं समझती, और जहाँ भी मुझे जरूरत होती है मैं आपसे बिना पूछे वहाँ साफ सफाई कर देती हूँ। मैंने कमला को बड़े प्यार से समझा दिया कि देखो कमला, मेरे बेटों के रूम में चाहे तुम्हें कितनी ही गंदगी नजर आए वहाँ मत जाना। छत पर एक कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। उसमें घर के वो पुराने सामान पड़े थे जिनकी आज तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सामान कबाड़ी को भी नहीं बेचे जा सकते थे। एक दिन कमला ने छत वाले कमरे के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उससे कहा कि उस कमरे में पुराना सामान पड़ा है, तुम्हें उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों तक कमला मेरी बातों पर अमल करती रही, लेकिन एक रात मैंने कमला को छत पर जाते हुए मैं उसके पीछे पीछे छत पर गई तो मुझे वहाँ देखकर कमला बुरी तरह डर गई। मैंने उससे कहा, कमला, मैंने तुम्हारी मजबूरियों को देखकर तुम्हारी मदद की और रहने के लिए घर दिया, लेकिन तुमने मेरी इंसानियत की कोई कदर नहीं की और मेरे ही घर में तुम चोरी करने की फिराक में लगी हुई हो। तुम सुबह मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत दर्ज करवा दूंगी। रंगे हाथों पकड़ी गई कमला बेशर्मों की तरह कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर नीचे अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आकर अपने पति दिनेश के बगल में लेट गई और रात भर सो नहीं पाई। नौकरानी के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान थी। मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हीं के कहने पर मैंने कमला जैसी बदमाश लड़की को काम पर रखा था। अब मुझे समझ आया कि कमला दरअसल होटलों में झाड़ू पोछा करने नहीं जाती, बल्कि बड़े लोगों के साथ सोकर पैसे कमाने होटलों में जाती है। ये लड़की वेश्या तो है ही, साथ ही चोर भी है। ऐसे लोगों का क्या भरोसा
भरोसा, ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बात से खुश भी थी कि मैंने कमला को घर में बड़ा कांड करने से पहले ही रंगे हाथों पकड़ लिया। सुबह मेरे हस्बैंड दिनेश उठे तो मैंने उन्हें रात वाली सारी बात बता दी और बोली, तुम्हारी माँ की इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक उन्हें आदमी की पहचान नहीं है। मैं पहले ही मना कर रही थी कि इस घर में नौकरानी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो मेरी बात माने तब न। दिनेश ने कहा, सुमन, समय रहते तुमने उसे पकड़ लिया, वरना न जाने वो क्या गड़बड़ कर जाती। मैं अभी जाकर उसे कहीं और रूम खोज लेने के लिए बोल देता हूँ। मैं बोली, तुम उसके रूम में मत जाओ, मैं जा रही हूँ। मैं जैसे ही कमला के रूम की ओर बढ़ी, देखा कि वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। मैंने उसके हाथ में उसके काम का पूरा हिसाब थमाया और बोली, ये रखो तुम्हारे 22 दिन के रुपये, अब फिर कभी इधर लौट कर मत आना। वो सर ऊपर करने की हिम्मत न कर, लेकिन मेरे दिए हुए रुपये उसने वहीं टेबल पर रख दिए और थोड़ी देर में ऑटो वाले को बुलाकर वहाँ से निकल गई। मैंने टेबल से रुपये उठाए और दिनेश के पास आकर बोली, ये रुपये रखो, किसी जरूरतमंद को दे देना। कमला ने 22 दिन के काम के रुपये नहीं लिए। अरे वो तो बड़ा हाथ मारने यहाँ आई थी, इन रुपयों से उसका क्या हो जाता। धीरे धीरे 1 सप्ताह गुजर गए। मुझे अपनी सास के लिए एक साड़ी लेनी थी और अपने लिए भी कुछ कपड़े लेने थे। हमारी कपड़ों की दुकान नजदीक की मार्केट में ही थी, तो मैं एक दिन अपने पति के साथ सुबह सुबह घर से निकल गई और अपने कपड़ों की दुकान से कुछ कपड़े लेकर मैंने घर आने के लिए बैटरी रिक्शा पकड़ लिया। अभी कुछ दूर ही निकली थी कि सामने खड़ी पुलिस जीप पर मेरी नजर पड़ी, जिसमें आगे की सीट पर बैठी कमला को देखकर मैं चौंक गई। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आखिर ये बदमाश औरत पकड़ी ही गई। न जाने कितनों को इसने चूना लगाया होगा। मैं घर आई और अपने हस्बैंड को कमला के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, सुमन, अब कमला की चिंता करना छोड़ दो। मैं भी कमला को भूल गई। एक दिन मैं पास के मॉल से लौट रही थी, दोपहर का वक्त हो चुका था। मैं अगले चौक तक ही पहुंची कि मेरी नजर मेरे हस्बैंड की बाइक पर पड़ी, जिनकी पिछले सीट पर कमला को देखकर मैं चौंक गई। मैंने झट से दिनेश को कॉल लगाकर पूछा, दिनेश तुम कहाँ हो? दिनेश ने कहा, मैं पंकज को दुकान पर बैठाकर सदर बाजार आया हूँ। दिनेश के मुंह से ऐसा सफेद झूठ सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सोचा कि दोनों का पीछा करूं, लेकिन दिनेश की बाइक नजरों से ओझल हो चुकी थी। मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि 22 दिन कमला मेरे घर में काम करती रही, इस बीच उसने मेरे पति को फंसा लिया होगा। लेकिन मेरा पति दिनेश कैसा इंसान है जो बुढ़ापे में एक जवान लड़की के साथ अय्यासियां कर रहा। जिस उम्र में बच्चों के बिगड़ने की उम्र होती है, उस उम्र में 2 जवान बेटों का बाप लौंडिया घुमा रहा है। शाम को जब दिनेश घर लौटा तो मैंने उससे पूछा, दिनेश सदर बाजार से खरीदारी हो गई तुम्हारी? वो बोला, हाँ, अगले हफ्ते फिर जाना है। मैं बोली, जब भी सदर बाजार जाना हो तो मुझे भी बताना, मुझे कुछ जरूरी सामान मंगवाना है। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन मैं शाम की मार्केट में सब्जी लेने गई हुई थी कि मुझे कमला नजर आई। मैंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में मुझे उसके फ्लैट का पता चल चुका था। ये फ्लैट मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए मैं सुबह शाम एक बार कमला की गली में जरूर जाती। एक दिन मैं घर से कमला की गली की ओर निकली तो देखा कि मेरे बड़े बेटे की बाइक की पिछली सीट पर कमला बैठी और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। मैंने कमला के साथ इस बार अपने बड़े बेटे को देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सीधे मार्केट में दिनेश के पास पहुँची और गुस्से में उससे बोली, पंकज कहाँ है? वो बोला, मैंने उसे एक काम से भेजा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं बोली, पहले तो तुम उस कमला के साथ अय्यासियां कर रहे थे, अब बेटा भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है। मैंने दुकान पर हंगामा खड़ा कर दिया तो दिनेश के आस पड़ोस के कई दुकान वाले वहाँ आ गए। यह देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं चुपचाप घर लौट आई। शाम को दिनेश और पंकज दोनों मेरे पास आए। मैंने अपनी सास के सामने दोनों बाप बेटों की अय्यासियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मेरी सास हमेशा मेरा साथ देती थी। मेरी बातें सुनकर उनके भी होश उड़ चुके थे। वो अपने बेटे और पोते को डांटने लगी। तभी मैं बोली, लड़का तो चलो
अभी जवान है, उस कमला पर फिसल गया होगा, लेकिन ये आदमी तो जवान नहीं है। इसे शर्म नहीं आई उस लौंडिया के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए। माँ जी, ये सारी गलती आपकी है। आपको ही घर में नौकरानी रखने का शौक हुआ था ना, अब भुगतो। मुझे गुस्से में देखकर दोनों बाप बेटे खामोश हो गए थे और दोनों की यह खामोशी मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। मैं दिनेश से बोली, सदर बाजार का बहाना कर तुम उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे थे, मुझे बताओ। दिनेश के मुंह से एक शब्द भी न निकला और वो सिर नीचे किए बस सुनता रहा। मैंने सारा गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाला और उसे झाड़ू से पीटने लगी तो उसकी दादी ने मेरे हाथों से झाड़ू छीनकर मुझे शांत किया। सुबह दोनों बाप बेटे दुकान पर निकल गए और रात तकरीबन 8 बजे मेरा बड़ा बेटा पंकज दुकान से अकेला ही घर लौटा तो मैंने उससे उसके पापा के बारे में पूछ लिया तो वो बोला, पापा किसी जरूरी काम से पानीपत चले गए हैं, कल तक आ जाएंगे। पंकज से यह बात सुनकर मैं उस पर बहुत गुस्सा हुई कि अगर ऐसा ही था तो तुमने दिन में क्यों नहीं बताया या दिनेश ने भी मुझे कॉल क्यों नहीं किया। पंकज ने कहा कि आप कल रात से ही बहुत गुस्से में थी, इसीलिए डर के मारे आपसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बोली, वो पानीपत नहीं गए बल्कि उस कमला के साथ बुढ़ापे में रात रंगीन करने गए हैं और तुम दोनों बाप बेटे मिलकर कमला के साथ रंगरलियां मनाते हो, इसलिए मुझसे तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने दिनेश को कॉल मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। यह देखकर मेरा पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। मैं घर से निकल पड़ी और सीधे कमला के घर पहुंच गई। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने उससे पूछा, कमला कहाँ है? वो बोली, कमला तो ड्यूटी पर गई है। मैं कमला की नाइट ड्यूटी बहुत अच्छी तरह समझती थी। मैं सीधे फरीदाबाद थाने में पहुंची और रिसेप्शन पर बैठी महिला कांस्टेबल से बोली, मुझे एक लड़की के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है। वो बोली, आप एक कागज पर पूरी डिटेल के साथ अपनी शिकायत लिखकर मुझे दे दीजिए। मैं उस महिला कांस्टेबल से कागज और पेन लेकर बरामदे में बैठकर कमला के खिलाफ शिकायत लिखने बैठी ही थी कि मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ी तो अपने पीछे खड़ी महिला को देखकर बुरी तरह चौंक गई। ये कमला थी जो पुलिस की वर्दी में थी। मुझसे बोली, सुमन दीदी, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है आपको? वो मुझे लेकर अपने केबिन की ओर बढ़ी और एक कांस्टेबल से बोलकर चाय मंगवा लिया। थोड़ी देर में चाय भी आ गई। अब मैं उस कमला के सामने की कुर्सी पर बैठी थी जो कभी मेरी नौकरानी हुआ करती थी। तभी कमला मुस्कुराती हुई बोली, दीदी, मैं आपके यहाँ चोरी करने नहीं आई थी बल्कि आपके घर में अपनी गुमशुदा माँ की मौत के सबूतों को ढूंढ रही थी। मुझे शक था कि आपके घर में मेरी गुमशुदा माँ के बारे में मुझे कुछ सुराग जरूर मिल जाएंगे, इसलिए मैं नौकरानी बनकर आपके घर में गई। मैंने पूछा, मेरे घर से तुम्हारी माँ का क्या रिश्ता है कमला? कमला बोली, अगर सच जानना ही चाहती हो तो चलो मेरे घर। रात के 10 बज रहे थे और कमला मुझे लेकर अपने घर पहुँच चुकी थी। जिस बूढ़ी औरत से थोड़ी देर पहले मैं गुस्से में मिली थी वो अब मेरे सामने बैठी हुई थी। कमला ने कहा कि आपके दोनों बेटे मेरे भाई हैं। मैं आपके पति की पहले बीवी जानकी की बेटी हूँ और ये बूढ़ी औरत गुमशुदा जानकी की माँ है, यानी कि मेरी नानी। कमला के मुंह से यह सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। तभी मुझे ढूंढते हुए मेरा बेटा पंकज भी आ गया और वो भी वहीं सामने बैठ गया। कमला की नानी चाय बनाने लगी। कमला ने कहा, बात 25 साल पुरानी है। मेरी माँ बेहद गरीब परिवार से थी। अलीगढ़ में उसका बचपन बीता और वहीं पड़ोस में आपके पति दिनेश रहते थे। दोनों में प्यार हुआ और मेरी नानी ने दिनेश के साथ मेरी माँ के शादी कर दी। आपके पति दिनेश और मेरी माँ जानकी की शादी के 1 साल बाद ही मैं पैदा हो गई। जब मैं 2 साल की हुई तो दिनेश अलीगढ़ से फरीदाबाद चला गया और 3 साल तक अलीगढ़ लौटकर नहीं आया। तब तक मैं 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरी माँ के पास दिनेश का खत आया। उसने मेरी माँ को अकेले फरीदाबाद आने को लिखा तो मेरी माँ मुझे मेरी नानी के पास छोड़कर फरीदाबाद के लिए घर से निकली और फिर कभी लौटकर घर नहीं पहुँची।
पहुँची। इस बात को आज 20 साल हो चुके हैं और अब मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। मैंने कमला से पूछा, जब तुम्हारी माँ पिछले 20 सालों से गायब थी तो तुम्हारी नानी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? कमला ने मुझे एक पुराना सा कागज दिखाते हुए कहा, ये रही मेरी माँ की 20 साल पुरानी गुमशुदगी की रिपोर्ट। उस वक्त पुलिस मेरी माँ को ढूंढते हुए फरीदाबाद पहुँची थी, लेकिन मेरी माँ उस एड्रेस पर नहीं मिली। मेरी नानी गरीब थी, वो बरसों तक थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मेरी नानी थक हार कर बैठ गई और उसने ठान लिया कि वो अपनी नतनी को इतना पढ़ाएगी कि वो पुलिस में भर्ती होकर अपनी माँ की तलाश कर सके। मेरी नानी ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन नानी ने मुझे मेरी माँ और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता दिया और तब मैंने तय कर लिया कि मैं पुलिस में भर्ती होकर खुद से 20 साल पुरानी फाइल की तफ्तीश करूंगी और अपनी माँ को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। जब मैं पुलिस में ज्वाइन हो गई तब नानी ने तुम्हारे हस्बैंड का लिखा आखिरी खत मुझे दिया, जिसमें फरीदाबाद का एड्रेस था। उसी एड्रेस के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची और तुम्हारे घर की तफ्तीश करने के लिए मुझे नौकरानी बनना पड़ा। कमला की बातें सुनकर मेरे होश गुम हो चुके थे। पहले तो मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड के हाथों से लिखा हुआ लेटर पढ़ा तो मेरे होश गुम हो गए। मैं काफी देर तक कमला के साथ उसके रूम में बैठी रही। उसने मुझे दिनेश के साथ अपनी माँ की फोटो भी दिखाई, जिससे मुझे उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन हो गया। मैंने पूछा, तो अब तक तुम्हारी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? क्या तुम्हारी माँ का पता चला? 22 दिनों में मुझे आपके घर से मेरी माँ का इतना सबूत तो मिल ही गया था, जिसकी बिना पर मैं तुम्हारे पति यानी कि अपने बाप को अरेस्ट कर सकती थी। एक दिन आपके पति को मैंने थाने बुलाया और उनसे सख्ती से पूछताछ की तो मालूम चला कि मेरी माँ जिंदा है और वो इस वक्त पानीपत में है। आपके पति मेरे कहने पर पानीपत गए हैं। कल वो मेरी माँ को लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक आप चाहो तो यहीं रुक सकती हो। इतना कहकर कमला थोड़ी देर खामोश हो गई। उसकी खामोशी के साथ ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और बाहर से बारिश की रिमझिम सी आवाज कानों में साफ सुनाई देने लगी थी। रात के 12 बजे का वक्त भी हो चुका था। ऐसे में घर जाना मुश्किल लग रहा था और अब तो कमला भी पराई नहीं रह गई थी, इसीलिए मैंने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। तभी कमला मुस्कुराते हुए बोली, इसे अपना ही घर समझो और मुझे अपनी बेटी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन कमला के बड़े से फ्लैट में मुझे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे कमरे में मेरा बड़ा लड़का पंकज सोया हुआ था। मैंने उसे जगाया और बोली कि वो घर जाकर अपनी दादी को भी यहीं लेकर आ जाए, ताकि अपने बेटे की करतूत वो अपनी आंखों से देख सके। कुछ ही देर बाद पंकज अपनी दादी को बुला लाया। हम लोग सुबह का नाश्ता करने बैठे ही थे कि दिनेश एक अधेड़ सी दिखने वाली औरत और एक अधेड़ आदमी को लेकर कमला के घर पहुंच चुका था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कमला की खोई हुई माँ थी और उसके साथ जो अधेड़ सा आदमी था वह जानकी का दूसरा पति था। 22 साल बाद अपनी खोई हुई बेटी को पाकर बूढ़ी माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर कमला भी अपनी माँ को पाकर खुश थी। थोड़ी देर बाद जानकी ने अपनी कहानी बताई। जानकी जब अलीगढ़ से फरीदाबाद आई तब दिनेश अपने संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। अपने दोस्त के मकान में रहकर वो सुबह काम पर निकलता और रात में घर आता। इस बीच जानकी को दिनेश के दोस्त परवीन से प्यार हो गया और वो एक दिन अचानक परवीन के साथ घर से चली गई। दिनेश अपनी बीवी को ढूंढता रहा। 1 साल बाद जब दिनेश को जानकी मिली तो उसे पता चला कि जानकी ने परवीन के साथ शादी कर ली और उसके परवीन से बच्चा भी हो चुका था। दिनेश ने भी दूसरी शादी कर ली। पूरी बात जानने के बाद मैंने जानकी से पूछा, तुम्हें कभी अपनी बेसहारा माँ और बेटी की याद नहीं आई? जानकी ने शर्मिंदगी भरे लहजे में जवाब दिया, परवीन से मुझे 5 बेटियां ही हुई। मैंने अलीगढ़ आने की कई बार कोशिश की लेकिन हिम्मत न कर पाई। सोचा कि एक दिन जाकर मैं अपनी माँ और बेटी के पैर पर गिरकर माफी मांग लूंगी और वो मुझे माफ कर देंगे। कमला अपनी जिस माँ को पिछले 20 सालों से खोज रही थी वो अब उसके सामने थी। एक की माँ और एक की बेटी गुनहगार बनकर दोनों से अपने किए की माफी मांग
मांग रही थी और दोनों ने जानकी को माफ भी कर दिया। कमला का केस सॉल्व हो चुका था। एक ऐसी तफ्तीश जो उसकी जिंदगी से जुड़ी थी, उसी की नहीं बल्कि इस केस से तो कई जिंदगियां जुड़ी हुई थी। कई गहरे राज छुपे हुए थे जो अब सबके सामने खुल चुके थे। एक गलती दिनेश ने की थी जो अपनी बीवी और बच्ची को अलीगढ़ में बेसहारा छोड़ आया था, लेकिन दिनेश की यह मजबूरी थी। उसने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, लेकिन जानकी ने तो अपनी माँ और बेटी को ही धोखा नहीं दिया बल्कि उसने अपने पति को भी धोखा दिया। जानकी की यह गलती दिनेश की गलती पर भारी थी। सुबह से शाम हो चुकी थी और अब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती थी। मैं कमला के घर से निकलने के लिए खड़ी हुई कि कमला ने कहा, अब तक मैं आपको सुमन दीदी कहकर पुकारती थी, अब माँ कहकर पुकारूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कमला के मुंह से ये बात सुनकर मैंने कमला को सीने से लगा लिया। कहानी से सीख, दिल को जोड़ने का नाम ही मोहब्बत है, लेकिन जानकी की मोहब्बत ने दिनेश का ही दिल नहीं तोड़ा बल्कि और भी कई लोगों को बहुत कुछ झेलना। आपको इश्क करने की पूरी आजादी है, लेकिन ऐसा इश्क भी किस काम का जिसका खामियाजा आपसे जुड़े अनेक लोगों को भुगतना पड़े। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप